नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत, जिसमें हम जीएस प्रश्न पत्र 6 से प्रश्न करने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो कौशल विकास की देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आज का हमारा जो है वो प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, इस सीरीज को लाने के पीछे का हमारा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे मेंस आंसर राइटिंग को एक तरीके से मतलब उनको डर लगता है, वो एक हवा समझते हैं, तो उनके अंदर का ये डर निकालना है कि देखिए ये कोई बहुत टफ काम नहीं होता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें जो है आपसे निरंतर परिश्रम करने की जो है एक तरीके से मांग होती है। आप निरंतर परिश्रम करिए। और साथ ही साथ स्टार्टिंग में होता क्या है कि आपको ये लगेगा कि एक प्रश्न लिखने में हमारे बहुत समय निकल जा रहे हैं, लेकिन वो मेंस आंसर राइटिंग प्रक्रिया जो शुरू होती है उसका जो पहला चरण होता है उसमें सारे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो भी इस फेज से गुजरे होंगे। स्टार्टिंग में मेंस आंसर राइटिंग करने में कठिनाई आती है। और अगर आप स्टार्टिंग में हतोत्साहित नहीं हुए, आप जूझते रहे, देखिएगा जैसे ही आप 10 दिन 20 दिन आंसर राइटिंग कर लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे आप सहज होते जाते हैं। तो इसलिए शुरू करिएगा तो छोड़िएगा नहीं। और इसीलिए देखिए हम टाइम टू टाइम सप्ताह में 3 दिन आपके साथ खुद ही उपस्थित होते हैं और आपको यहाँ न केवल एक मॉडल पेपर करवाते हैं, एक मॉडल प्रश्न करवाते हैं, बल्कि कैसे भूमिका लिखना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे बीच की जो बॉडी है उसमें लिखना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताते भी हैं। तो इस वीडियो में आपको यही सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप लोग लास्ट तक इसमें बने रहिएगा। तो देखिए, एक बहुत छोटी सी मतलब एक परिचय दे दीजिए कि कौशल विकास से तात्पर्य। देखिए, इसमें जो की पॉइंट है वो कौशल विकास है। तो वही आप देख रहे हैं कि कौशल विकास से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के कौशल और दक्षताओं को प्राप्त करने, सुधारने और बढ़ाने की प्रक्रिया से है। आपने संक्षेप में कौशल विकास को समझा दिया कि कौशल विकास है क्या। यह किसी भी देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान में भारत जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। यहाँ की 15 से 59 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कुल आबादी में सर्वाधिक है। देखिए, अब आप अगले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो भारत की जो जनसंख्या है, जो कार्यशील जनसंख्या है, जो 15 से 59 वर्ष के बीच मानी जाती है, वो सर्वाधिक प्रतिशत में है। किंतु देश अपनी युवा आबादी की कार्य क्षमता का दोहन ठीक से नहीं कर पा रहा है, जिसका प्रमुख कारण इसकी अकुशलता है। भाई ठीक है, हमारा देश युवा है, एक बड़ी आबादी हमारी युवा है, लेकिन ये अपनी क्षमताओं का जो है वो दोहन नहीं कर पा रहा है ठीक से। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये स्किल्ड नहीं है। इन्हें जो है किसी विशेष कार्य के लिए दक्ष नहीं बनाया गया है। तो यही एक समस्या है जो कौशल विकास के लिए है। तो ये आप जो है एक पैराग्राफ में छोटी सी भूमिका दिए और थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दिए। अब उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की साझेदारी में वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का प्रारूप तैयार किया गया। देखिए, ये जो समस्या थी कि भाई एक युवा आबादी होते हुए भी जो है भारत इसका लाभ नहीं ले पा रहा है, तो इसके समाधान के लिए अब ये जो प्रयास किए गए आप इसकी चर्चा कर दीजिए। फिर अगले पॉइंट में आइए। वर्ष 2015 में कौशल भारत मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब भी आप मुख्य परीक्षा में लिखिए तो कुछ ऐसे ही तथ्य आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में लिखिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के क्रम में। क्योंकि आप अगर कोई दावा कर रहे हैं तो उस दावे के पक्ष में यदि प्रमाण नहीं दे रहे हैं, तर्क नहीं दे रहे हैं, उदाहरण नहीं दे रहे हैं, तथ्य नहीं दे रहे हैं, तो आपका दावा जो है
वो एक तरीके से कहानी बन के रह जाएगा। और मुख्य परीक्षा में जो है वो कहानी पे नंबर नहीं मिलता है, वो नंबर मिलता है आपके इन्हीं सब उदाहरणों पे। तो इसलिए आप जो है अगर कोई भी दावा करिए, कोई पॉइंट लिखिए, तो उसके पक्ष में यदि उदाहरण याद आ रहे हैं तो जरूर लिखिए, क्योंकि वही आपका जो नंबर है वो आप कभी कभी मार्कशीट में देखते होंगे कि कोई मार्कशीट है वो 200 में 125, 130 तो 40 नंबर तक पा जाते हैं। तो वो क्यों पा जाते हैं? वो यही काम करते हैं कि जो भी चीज़ें होती हैं पीछे से उसके पक्ष में प्रमाण देते हैं। तो ये चीज़ आपको भी करना है मेंस आंसर राइटिंग की, तो ये एक तरीके से अनिवार्य शर्त ही होती है। अब यहाँ तक तो आपने कौशल विकास की चर्चा कर दी। अब देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दिखाना है कि इसका जो है, इस कौशल विकास का जो है देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले प्रभाव, अकुशल श्रमिकों को इसके द्वारा कुशल बनाया जाता है। भाई कौशल विकास की बात है, कौशल का विकास करना है, तो यानी कि जो अकुशल हैं उन्हें कौशल युक्त बनाना है, वही इसमें कहा जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों में इनका योगदान महत्तम हो सके। भाई अगर कोई श्रमिक अपनी आर्थिक गतिविधियों को तभी बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकता है जब वो अपने कार्य में दक्ष हो, तो वही काम इस मिशन के तहत जो है वो किया जा रहा है। फिर उद्योगों में आधुनिकीकरण को बल मिलता है, जो अगला पॉइंट आप दिखा दिए। फिर अगला पॉइंट, चूंकि भारत की लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है, अतः इसके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। देखिए ये जो कौशल विकास मिशन या जो भी ये सब कौशल विकास के जो कार्यक्रम है, ये एक तरीके से भारत की एक बड़ी ग्रामीण आबादी को जो है वो स्किल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शहर में तो हमारी जो जनसंख्या करीब 31 पॉइंट समथिंग है, बाकी 69 पॉइंट समथिंग जो है वो हम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एक बड़ी आबादी है और जो नॉन स्किल्ड है, तो उनको स्किल्ड बनाने का प्रयास जो है वो इस योजना के तहत किया जा रहा है, जिससे एक तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो और जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी तो ग्रामीण जो है वो जो अर्थव्यवस्था वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनती है तो ग्रामीण और जो शहर की आबादी में जो एक तरीके से अर्थव्यवस्था में भारी गैप देखने को मिल रहा है विकास में, तो कहीं न कहीं उसको भी ये पाटने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। तो आप यहाँ तक भी यदि आपके पास वहाँ टाइम मिलता है तो जोड़ के आप लिख सकते हैं। इसके द्वारा देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण काम कि इसके द्वारा महिला सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है। और ऐसे पॉइंट तो जरूर डालिए जो लैंगिक समानता को संदर्भित करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप लोग की जो परीक्षाएं हैं वो लेट हो गई हैं, तो लेट हो गई हैं तो ये जो समय है शादी विवाह का सीजन तो बीत चुका है, तो थोड़ा सा अब आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िए, क्योंकि जैसे ही परीक्षाएं शुरू होंगी तो फिर आपके पास अवसर नहीं मिलेगा कि अब वो समय चीज़ें तैयार करें। क्योंकि सोचिए जैसे यूपी पीसीएस का पीटी होगा, वैसे उसके जस्ट बाद आरओ का हो जाएगा, फिर इसका मेन शुरू हो जाएगा, आरओ का मेन शुरू हो जाएगा, और भी आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की जो परीक्षाएं होनी है वो भी इसी समय आ जाएंगी, बीईओ की परीक्षा की चर्चा चल रही है। तो आप कहाँ कहाँ फोकस करेंगे? और अभी तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि चूंकि आपने 2 परीक्षाओं का फॉर्म भी भर रखा है, तो बहुत अच्छा है कि अभी जो है आप अपने मुख्य परीक्षा पे भी काम करिए। क्योंकि मुख्य परीक्षा पे यदि आप काम नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पीटी जब दे लेंगे उसके बाद मुख्य परीक्षा तैयार करेंगे, तो आप बताइए कैसे तैयार कर लेंगे? मुख्य परीक्षा का इतना बड़ा सिलेबस है, पीटी ही पढ़ने में हालत खराब हो जाती है। तो मेंस को आप सोचिए कि 6 पेपर तो जीएस के ही हैं, एसए का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है, और सारे पेपर को आपको 2.5 महीने में कवर करना है, और वो भी इस स्तर पे कवर करना है कि आप मेंस क्वालिफाई कर जाइए। तो ये रणनीतिक गलती मत करिए, अभी जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, आप मेंस आंसर राइटिंग करिए। और हमारे संस्थान द्वारा भी जो है पेपर 6 से टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो चुका है। देखिए हम तो शुरू किए थे पेपर 5 को ही लेकर के, पेपर 5 हमारा समाप्त हो चुका है, और पेपर 6 जो है
वो चल रहा है। तो अभी इसमें बहुत टेस्ट नहीं निकले हैं, और यदि निकले भी हैं तो उसकी चिंता मत करिए, वो साइकिल प्रक्रिया में आएगा। जब आप उस टॉपिक पे आइएगा तो छोड़ दीजिएगा। तो अभी बेहतर है कि आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और इसके द्वारा जो हम करने वाले हैं, इस टेस्ट के द्वारा, देखिए सबसे पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिए 7303307507। इस पे आप फोन करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा तो ऑफिस के लोग बेहतर बताएंगे। संक्षेप में हम ये बता रहे हैं कि इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज डेली मंडे टू फ्राइडे जो है प्रत्येक दिन 2 टेस्ट देंगे, 2 क्वेश्चन देंगे, और आपको जो है उसको करके 5 बजे शाम तक जो है वो सबमिट करना है। और ये जो प्रश्न देंगे एक दिन हम पहले ही रात में ही दे देंगे, 10-11 बजे तक दे देते हैं। उसके बाद आप 5 बजे तक इसको सबमिट करिएगा। 5 बजे के से 10 बजे के बीच में आपके उत्तर का मूल्यांकन हो जाएगा और फिर मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ आपको पहली बात तो एक बड़ा समय मिल जाएगा अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए और पढ़ करके बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग करने के लिए। और यदि आंसर में कुछ समस्या है तो हमारे द्वारा कमेंट कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी आप कॉपी को देख सकते हैं कि यदि उनको 12 में 6 नंबर 6.5 नंबर मिल रहा है और यदि हम 4 नंबर पा रहे हैं तो कैसे 4 नंबर पा रहे हैं। तो एक तरीके से आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी वहाँ कर सकते हैं, वहाँ से आप कुछ सीख भी सकते हैं। और लास्ट में हमारा जो है वो मॉडल पेपर आ ही जाता है। तो ले दे करके ये टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है। और देखिए ये ऐसे ही आपकी जो कॉपी होती है वो PDF में आप हमको भेजते हैं और सारे में जो भी कमेंट करना होता है, जो उसमें कमियां रहती हैं वो सारी बताई जाती हैं। देखिए सारा कमेंट किया गया है, आप लोगों को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो ये सारे कमेंट हो जाते हैं। और उसके बाद ये इस तरीके से हमारे जो है मॉडल पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ना केवल आपको मेंस आंसर राइटिंग कराया जाता है, बल्कि प्रत्येक टॉपिक, जितने भी आपके टॉपिक है वो उनकी एक बेहतर समझ भी विकसित कराई जाती है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, आप लोग जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्राइक जैसी पहले शुरू की गई हैं, स्ट्राइव होगा ये, जिसके तहत दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो ये सारी चीजें आप बता दिया और आपका के प्रश्न का जो एक पार्ट है वो अब कंप्लीट हो गया है। मतलब यदि आपका जो प्रश्न था वो 12 अंकों का था, तो आप जो है यहाँ कायदे से देखा जाए तो 3.5 नंबर तक का आपने काम कर लिया है, क्योंकि 7 नंबर से ज्यादा आप वैसे भी नहीं पाएंगे। 12 में 7, 7.5 तो बहुत मैक्सिमम हो जाता है। तो आप 3.5 नंबर का काम कर लिए। अभी अगर आप यहीं तक छोड़ के आ गए तो आप 3.5 नंबर ही पाएंगे। तो इसलिए जब प्रश्न को करिए मुख्य परीक्षा में तो बहुत ध्यान से पढ़िए और उसमें ये देखिए कि जो प्रश्न आपका जो पूछा गया है वो कितने डायमेंशंस में पूछा गया है, वो कितने पार्ट्स में है, और वही जो है एक माइंड मैप बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट रहेंगे अपने उत्तर लेखन में, और साथ ही साथ आपका कोई डायमेंशंस छूटेगा भी नहीं। और यदि डायमेंशंस नहीं छूट रहा है, आप प्रश्न के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट है, तो विश्वास मानिए आपको मेंस पास करने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ये लिख के ले लीजिए, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं। देखिए आपके दूसरे पार्ट में यही पूछा गया है, तो ऐसे ही एक हेडिंग देकर के अब आपको इस पे उतर जाना है। तो सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सके। जो सबसे पहला उद्देश्य है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 का, तो ये है। तो आपने इसको बता दिया। फिर इसके तहत युवाओं को फैशन डिजाइनिंग, मोटर वाहन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, ब्यूटिशियन, हेल्थ केयर आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब ये जो कोर्स है कौशल विकास के मिशन के तहत ये संचालित किए जाएंगे, और इन विविध कोर्सों में जिसकी जैसे रुचि हो वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसको इसमें स्किल्ड बनाया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना के अंतर्गत 34 क्षेत्रों,
देखिए यहाँ तो हमने कुछ लिखा है, लेकिन ये हैं 34 क्षेत्रों के 283 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रशिक्षण उचित लागत पर निवास स्थान के पास ही प्रदान किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि 34 जो क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं और इसके तहत जो 34 क्षेत्र हैं इसमें 283 पाठ्यक्रमों को जो है वो चुना गया है और उसमें कौशल प्रदान किया जाएगा। और कौशल प्रदान करने के लिए ऐसा नहीं है कि अब आपके गोरखपुर के जो स्टूडेंट है उसको आके लखनऊ कौशल प्राप्त करना है, उसको वहीं स्थानीय स्तर पे ही कौशल जो प्रशिक्षण संस्थान है उनको वहीं प्रशिक्षित किया जाएगा, उनको उसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि वो उसका बेहतर उपयोग भविष्य में कर सके। सभी केंद्रों पर अंग्रेजी के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी की भी जानकारी दी जाएगी और कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाएगी, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि समय जो है वो आईटी का युग है और इसमें जो है कंप्यूटर कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। यदि आप कंप्यूटर नहीं चला पा रहे हैं तो ये तो आप में बहुत बड़ी कमी है। हालांकि अमूमन कंप्यूटर तो लोग चला ही लेते हैं, क्योंकि जिसके पास स्मार्टफोन है वो एक तरीके से कंप्यूटर का ही छोटा भाई है, तो थोड़ा सा उसमें कोर्स की चीज़ें होती हैं वो इसमें सीख लेता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो मैंने पीछे ही चर्चा करी है। तो ये चीज़ें हो गई आपके प्रश्न का के उत्तर में का जो बीच का भाग है, जो बॉडी है वो हो गया। अब आप एक छोटा सा कंक्लूजन दीजिए कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि कौशल विकास देश एवं प्रदेश दोनों की आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक शर्त है। देखिए, चूंकि इसमें देश और प्रदेश दोनों के बारे में पूछा है तो अपने निष्कर्ष को भी देखिए, भूमिका और निष्कर्ष आपको सदैव जो है वो प्रश्न के अनुरूप ही बनाना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न में पूछा कुछ गया है और आप भूमिका कुछ लिखिए या निष्कर्ष कुछ लिखिए, तो वो आपका नंबर ही कटेगा, उससे आपको लाभ कुछ नहीं होगा सिवाय नुकसान के। जिसके लिए दोनों ही सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गंभीर प्रयास कर रही हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, जहां बहुत स्थिति क्रिटिकल ना हो वहां आप अमूमन जो है वो निष्कर्ष को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए। ये नहीं है कि अब सरकार की कोई योजना है, अगर वो थोड़ा सा विफल हो रही है तो आप उसको एक तरीके से खारिज कर दीजिए, क्योंकि आप उसी का पार्ट बनने जा रहे हैं और ये नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। ये ना तो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ऐसा अप्रोच यदि आप इंटरव्यू में बोलेंगे तो भी आपको नंबर नहीं मिलेगा और मुख्य परीक्षा में तो नहीं ही मिलेगा। कोशिश करिए कि ठीक है समस्याएं हैं लेकिन उसका समाधान है, मतलब आप हमेशा समाधान लेकर के उपस्थित रहिए, मतलब सकारात्मक अप्रोच के साथ, क्योंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं। प्रशासक मतलब ही होता है कि वो चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन कर सके, टैकल कर सके। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, इस प्रश्न के माध्यम से मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको प्रश्न के उत्तर को लिखा कैसे जाए कुछ हद तक ये जो समस्या है उसका समाधान हुआ होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।